बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। जनाब, हम ज़िंदगी में अक्सर ये बात कहते भी हैं, हम खुद भी कहते हैं और हम अपने इर्द गिर्द भी सुनते हैं कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा कि हमें पता ही नहीं लगा कि हमारी शादी और इसको इतने साल गुजर गए, या लेट्स सपोज हमारी औलादें जवान हो गई, हमें नौकरी करते इतना टाइम हो गया, प्रोफेशनल लाइफ में इतना टाइम हो गया। हम इस तरह की बहुत बातें सुनते हैं कि वक्त जो है पलक झपकते ही गुजर गया, हमें पता ही नहीं लगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज़ अ बैड न्यूज़ जो हम सबको एक नॉस्टैल्जिक फेज़ में लेकर जाती है। लेकिन हमेशा हमारे पास ये चॉइस होती है, यस वक्त गुजर रहा है, ये चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, दिनों ने भी गुजरना है, जो मोमेंट्स हैं राइट नाउ उन्होंने भी गुजरना है। लेकिन हमारे इख्तियार में क्या है? हमारे इख्तियार में हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है, हमारे इख्तियार में हमारी चॉइसेस हैं कि हम इस वक्त को बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ करते हुए जो है एक बेहतर कोर्स ऑफ एक्शन वो डिसाइड करें, अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस अच्छी रखें ताकि हम इस जर्नी को, इस सफ़र को बहुत ज़्यादा जॉयफुल और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकें। सो वी आर द पायलट ऑफ दिस एयरप्लेन आप कह लें, जो कि मुसलसल बहुत तेज़ी के साथ जो है वो आगे को बढ़ रहा है। सो विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड और टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहले जो स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि भारत में सबसे ज़्यादा जोड़ों की इज्तमाही शादी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है और मकामी ट्रस्ट की जानिब से जोड़ों की इज्तमाही शादी का इंतज़ाम किया गया था, जिसमें मुस्लिम कपल्स भी शामिल थे, जिसमें हिंदू कपल्स भी शामिल थे और इस मौके पर मुख्तलिफ तहाइफ भी दिए गए। इन 2143 के करीब जो पसमानदा कपल्स थे उनकी इज्तमाही शादी करवाई गई। सो दिस वॉज द फर्स्ट न्यूज़, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। नेक्स्ट स्टोरी जो है, अमेरिका में लाखों मछलियाँ पानी में दम घुटने के बायस हलाक हो गई। बट ये वाक़या कैसे पेश आया कि जिस तरह से ये रिसर्चर्स भी इस हवाले से हैं कि जिस तरह से टेम्परेचर राइज़ करता है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, सो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है और उसमें मौजूद जो आबी हयात है उनके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। सो दिस वाज द रीज़न जिसकी वजह से ये जो मछलियाँ थीं, और ये एक स्पेशल किस्म की मछलियों की नस्ल है, ये हलाक हो गई। इसी के साथ मज़ीद आगे बढ़ेंगे और ऐसा वैसे हम कहानियों में सुनते थे, बट ऐसा रियलिटी में भी हुआ इक्वाडोर के एक शहर में, जहाँ पर मुर्दा करार दी गई एक खातून आखिरी रसूमात के दौरान जिंदा हो गई। बट ये वाक़या कैसे पेश आया? ये जो भी आप खातून देख रहे हैं, शी वॉज़ एक्चुअली वेरी इल, वेरी सिक, इसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो एक्सपायर हो चुकी है। बट आखिरी रसूमात के दौरान सबडी फेल्ट की खातून जो है ये ब्रीदिंग कर रही है, सांस ले रही है, और इसकी डिटेक्शन के बाद उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और फिर वहाँ से ये चीज़ रिकग्नाइज हुई दैट शी वाज अलाइव, और उसके बाद अभी भी इसका इलाज जो है वो जारी है। सो जो हम बातें कहानियों में सुनते और पढ़ते आए हैं, ऐसे वाक़यात जो हैं वो अब असल ज़िंदगी में भी रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। सो दीज वर आर टॉप स्टोरीज़। इसी के साथ अभी हम शो में एक शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी हैव अ लॉट टू डिस्कस विद यू, तो आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, ये हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है जिसमें हमने आज बात करनी है आपके दांतों की सेहत पर। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए और एक ओवरऑल अच्छी पर्सनालिटी के लिए, वेल बीइंग के लिए दांतों की सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हम ऐसी चीज़ें अक्सर ऑब्ज़र्व करते हैं कि दांतों में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दांतों में ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, लेकिन जब हम उसके रूट कॉज पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं समहाउ जो है वो ओरल हाइजीन वाला फैक्टर जो है वो नमूदार हो रहा होता है। सो ओरल हाइजीन एंड द टूथ सेंसिटिविटी दोनों का आपस में क्या लिंक है, दांतों की सेंसिटिविटी की वजूहात क्या है, एंड यस हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, या इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। वी आर हैविंग इन आवर शो डेंटल सर्जन एंड डेंटिस्ट डॉक्टर इमरान ज़िया साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सो अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि टूथ सेंसिटिविटी इज़ जस्ट लिमिटेड टू दांतों का ठंडा गर्म फील होना दांतों में, या इसके अलावा भी इसकी कोई मतलब डेफिनेशन ऐसी है जिससे आप हमारे व्यूअर्स को समझाना चाहें? बिल्कुल, दांतों के ठंडा गर्म लगने की बहुत सारी वजूहत ऐसी हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में हमारी रूटीन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि बहुत ज़्यादा ब्रश करना भी एक सेंसिटिविटी का बायस है। ख़ास तौर पे ऐसे हजरात जो कि स्मोकिंग करते हैं और वो उनके जहन में नफसियाती तौर पे होता है कि मेरे दांत बहुत गंदे हैं तो मुझे साफ़ होने चाहिए।
वो फिर क्या करते हैं कि एक हार्ड ब्रश लेते हैं मार्केट से, ओवर द काउंटर, डॉक्टर से पूछे बगैर हार्ड ब्रश लेते हैं, स्मोकर्स टूथपेस्ट लेते हैं जिसमें कि रगड़ वाले मादे होते हैं, और वो इतनी ज़ोर से रगड़ते हैं कि दांतों के ऊपर ब्रशिंग कट्स पड़ जाते हैं। जब ब्रशिंग कट पड़ते हैं तो जो दांतों की पहली लेयर एनामल है वो गायब होती है, नीचे से डेंटिन निकल आती है, डेंटिन सेंसिटिव होती है। तो सबसे पहली बात कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से गलत तरीके से ब्रश करना भी सेंसिटिविटी का एक बायस है। अच्छा, जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो नॉर्मली मेरे माइंड में तो यही आता है कि दांतों में ठंडा गर्म लगना जो है वो सेंसिटिविटी है। सो मैं यही सवाल मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि क्या दांतों में ठंडा गर्म लगना ही सेंसिटिविटी है या इसकी और भी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं? बुनियादी तौर बुनियादी तौर पर यही है, ठीक है, लेकिन दांतों में दर्द का होना भी एक सेंसिटिविटी है। इनकी सेंसिटिविटी सिर्फ मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ ठंडा गर्म लग रहा है, अगर दर्द भी हो रही है तो उसका दांत सेंसिटिव है, वो किसी भी चीज़ को सेंसिटिव है, ठंडे को सेंसिटिव है, गर्म को सेंसिटिव है, मीठे को सेंसिटिव है, खाना चबाने पे सेंसिटिव है, पेन करता है। तो इसकी एक और वजह ये भी है कि जब हम इग्नोर करते हैं अपनी ओरल हाइजीन को, तो कैविटी बनी उसे बना रहने दिया कि कोई बात नहीं, अभी कौन सा कुछ हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो कैविटी एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेती है कि पेशेंट हर वक्त एक दर्द की हालत में होता है। इसके अलावा दांतों का गलत इस्तेमाल से मतलब ये कि हम अल्लाह ताला ने दांत हमें खाना खाने के लिए दिए हैं, हम जब पान, छालिया, गुटखा जैसी सख्त चीज़ें जिसके लिए कि दांत नहीं बने वो जब खाते हैं तो उससे क्या होता है कि दांतों में वर्टिकल क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो क्रैक्स बढ़ते बढ़ते वो एनामल को ख़राब करते हैं और फिर वो आपको ठंडा लगना शुरू होता है। इस तरह बर्फ़ को चबाना, आपने अपना मज़े का कोल्ड ड्रिंक पिया, उसके बाद ग्लास में आपको क्यूब्स नज़र आ रहे हैं, चबाने का दिल कर रहा है। अच्छा, जब वो आइस क्यूब्स चबाएंगे, अब कहा जाता है कि वो तो पानी से बना ना बर्फ़ जो है, लेकिन पानी से का पीना और बात है और उससे बनी बर्फ़ को चबाना और बात है। और ये हम कह सकते हैं कि वो जिस तरह से हमारी बॉडी का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, हम अपने दांतों को भी जब हीट से बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं या ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंसिटिविटी देखने में जिसको आती हम है। थर्मल ट्रॉमा या थर्मल इंसल्ट कहते हैं कि हद से ज़्यादा ठंडा पानी या हद से ज़्यादा गर्म कोई भी ड्रिंक होना। इसके अलावा इसकी वजूहात में से एक सिट्रस ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा पीना है, विटामिन सी कंटेनिंग ड्रिंक्स लाइक ऑरेंज ड्रिंक है या ग्रेपफ्रूट ड्रिंक है, ये एक हद तक तो ठीक है, इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी है और विटामिन सी जो है हमारे दांतों के लिए बेहतरीन भी है, बट इसके अंदर जो एसिड होता है वो एसिड फिर दांतों को इरोड करता है जो एनामल को, और एनामल की इरोजन जो है वो फिर दैट लीड्स टू सेंसिटिविटी अल्टीमेटली। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग जैसे वो शर्त लगी होती है कि हमने बादाम दांतों से तोड़ने हैं या हमने वो अपने सोडा की बोतल हमने वो दांतों से खोलनी है, तो बॉटल्स के जो ढक्कन होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन, बिल्कुल जो रेगुलर ड्रिंक्स होते हैं, जी बिल्कुल, तो ये भी सेंसिटिविटी की एक वजह है। बिल्कुल ठीक। तो ये तो बुनियादी तौर पर वजूहात हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब किसी के भी दांत सेंसिटिव हैं, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हैं या व्हाटसोएवर इज रीज़न बिहाइंड, अब प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आएंगे या कोई भी पेशेंट जो है वो सफ़र किस अंदाज में करेगा या उसकी ज़िंदगी किस तरह से इफ़ेक्ट होने लग जाएगी या उसका खाना पीना एटलीस्ट। एग्जैक्टली जब आप अपने सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है और आप उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसको वुज़ू करते वक्त या पानी पीते वक्त या इवन सांस अगर वो मुंह से लेता है तो उसको वो भी ठंडा लगता है। सो सेंसिटिविटी को आपने बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट को विजिट करें ताकि वो आपको बताए कि आपके दांतों में कोई ऐसा प्रोसेस शुरू तो नहीं होने वाला, वो आपका करंट स्टेटस आपको बताएगा। नहीं, ये पहले पता लग जाता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो डेंटिस्ट आपको बता दे, तो अगर मेरे दांत सेंसिटिव होने वाले हैं एंड दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, मुझे मेरा डेंटिस्ट प्रिडिक्ट कर सकता है हाउ टू सम एक्सटेंट, बिकॉज आप जब जाते हैं डेंटिस्ट के पास वो देखता है, गौर देखता है दांतों का कि उसके ऊपर कुछ स्टेन तो नहीं बन रहा। स्टेन इज़ अ साइन कि आपकी कैविटी स्टार्ट होने वाली है और कैविटी लीड्स टू सेंसिटिविटी अल्टीमेटली। इसके अलावा कुछ लोग जिनको दांत आपस में क्लेंच करने की आदत है, रात को सोते में पीसने की आदत है, उनके दांतों पे वो फैसेट्स बन जाते हैं, घिसने के निशान बन जाते हैं। वो पेशेंट को नहीं पता था लेकिन डेंटिस्ट देख के बता सकता है जी आपको कहीं दांत पीसने की आदत तो नहीं है, या ब्रश बहुत ज़ोर से तो नहीं करते आप, या आप कोई ऐसी कुछ चीज़ हार्ड चीज़ तो नहीं खाते जो कि अदर देन नॉर्मल बाइटिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो टूथ ग्राइंडिंग या दांत करीचना या पीसना, व्हाटएवर आप इसको जो भी नाम दें, ये हमने हैबिट बच्चों में देखी है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके बारे में जो मैंने अपने इर्द गिर्द से सुना है वो ये कि ऐसे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं, कलियां खाते हैं, पेंट खा रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें, सो उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं और वो रात को सोते हुए दांत जो है वो पीस रहे होते हैं। तो मुझे तो हमेशा लगता था कि ये रीज़न है, लेकिन अब आप एक एंटायरली डिफरेंट बात बता रहे हैं एंड आई डिडंट नो कि ये बड़ों में भी इतनी कॉमन है। गो के होती है लेकिन इतनी कॉमन होती है
ये मुझे नहीं पता था, तो क्या रीजंस क्या है? मैंने अपने क्लिनिक पे पिछले 24 सालों में इक्वली देखा ऑलमोस्ट, ये आदत बच्चों में भी है बड़ों में भी है। इसको हम कहते हैं ब्रक्सिज्म या नाइट ग्राइंडिंग। ये एक सबकॉन्शियस एक एक्ट है जिसका पेशेंट को भी अंदाज़ा नहीं होता। वो बट होता क्यों है? एक साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस है जिसमें कि पेशेंट, चाहे बच्चा या बड़ा है, अगर वो ओवर थिंक कर रहा है, ज़्यादा सोच रहा है और उसको अपने वो उसके एक्सप्रेशन का मौका नहीं मिल रहा, या वो किसी नफसियाती महरूमी का है, तो फिर वो सोते में दांत पीस रहे होते हैं। लेकिन बच्चों के बारे में कहा जाता है कि पेट में कीड़े होंगे इसीलिए बच्चे जो हैं वो दांत पीसते हैं। सो ये इट्स अ मिथ। बिल्कुल जो ठीक पेट हो में गया। कीड़े होते हैं उसकी सिम्टम्स और होती हैं, वो नाइट ग्राइंडिंग पे या दांतों के पीसने पे उसका अमूमन कोई फ़र्क नहीं अच्छा, पड़ता। अक्सर ऐसे होता है, ये मेरे अपने साथ भी हुआ कि कोई सर्टन एक ऐसा फेज आता है कि फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने दांत सेंसिटिव फील हो रहे होते हैं, या आपको दांतों में ठंडा उमूमी तौर पर ज़्यादा लग रहा होता है, और वो किसी एक साइड पर होता है, और वो उसके बाद ये जो सिचुएशन है ये 3-4 दिन में खुद ही ठीक भी हो जाती है। अब अगर आपको ऐसी सिचुएशन का साल में एक दफ़ा सामना करना पड़ता है, या बड़ा कभी कभी लेकिन करना पड़ता है, सो ये किसी अलार्मिंग चीज़ की तरफ आपको लेके जा सकती है, या ये तो सिचुएशन आएगी और जाएगी, जो मुसलसल सस्टेन करेगी कंडीशन, उस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है? इसकी मैं पहले आपको वजह बताता हूँ कि हमें क्यों अचानक से लगना शुरू हो जाता है। हम जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, हम जो ओवर द काउंटर, इवन ओवर द काउंटर अगर आप कोई ऐसा माउथ वॉश ले लेते हैं जिसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा है, दैट मे लीड टूवर्ड्स सेंसिटिविटी। डॉक्टर से पूछे बगैर ना टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए, ना माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम काम करते हुए हैं और हम कोई भी ऐसा 2-3 घंटे लंबा काम है, सोचने का काम है, उसमें हमारे दांत क्रंच हुए होते हैं, नेल बाइट कर रहे होते हैं, जिस तमाम चीज़ें अल्टीमेटली सेंसिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। जैसे वो एलिमेंट छोड़ते हैं, अगर आपकी इब्तदाई स्टेज है तो आपकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो अच्छा, जब जाती ये है। जिस तरह दांत करीचना या पीसना, ये सेंसिटिविटी की वजह से नहीं होता, लेकिन इसको करने से सेंसिटिविटी हो सकती है। दिस मे बी द रीज़न। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। दिस में लीड टू सेंसिटिविटी। दिस में लीड टू यस, सेंसिटिविटी, यस। ऐसी है। तो मैंने ऐसी तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए कि आप अपने दांतों के साथ जो कर रहे हैं उनके लिए हेल्दी है कि नहीं है। एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट एनीबॉडी कैन टेक टू अवॉइड दिस सेंसिटिविटी? उसका तरीका ये कि हर खाने के बाद तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन रात को सोने से पहले ब्रश करें, और ब्रश करने की टेक्निक आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं जी हम तो दिन में 3 दफ़ा ब्रश करते हैं, हम तो जब मौका मिले ब्रश करते हैं, हमारे दांतों में फिर भी सेंसिटिविटी। क्या कि वो दांतों की लंबाई के मुखालिफ ऐसे ब्रश करते हैं, ऐसे दांत, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस। इससे मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जी, इससे सिर्फ फोम बनता है, झाग बनती है टूथपेस्ट सही की, है। सफाई नहीं होती। क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं तो हर 2 दांतों के बीच में जो जगह है, आप वहाँ पे प्लाक और मैल को मजीद वहाँ पे बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू मूव इट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, इट टेक्स 1.5 मिनट। मतलब लाइक फ्रंट के दांतों को तो आप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं ब्रश, लेकिन आप साइड्स पर हाउ वी कैन डू रखें और उसको ब्रश को बस हैंडल को यूँ ऊपर नीचे करते जाएं, आपके वो खुद ही ब्रश से ऊपर नीचे मूव होंगे, और आपके इससे दांतों के जो एनामल प्रिज्म्स हैं उनको इफेक्ट नहीं होगा। आप दांतों की जब लंबाई के मुखालिफ आप हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं तो आप बेसिकली दांतों के एनामल को घिसा रहे होते हैं। ओके। तो जब एनामल घिसता है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि दांत भी पीले होंगे इससे। पीले तो होंगे ही होंगे, सेंसिटिव भी होंगे, क्योंकि सफाई नहीं हो रही ना, और आपसे झाग बना रहे हैं। और इसके अलावा क्विकली बता दें, वी हैव जस्ट 1 मिनट लेफ्ट, सो बता दें कि ये तो एक हो गया कि प्रॉपर ब्रशिंग, और जिस तरह से आप कह रहे हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रशिंग, बट व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस जिनको ऑप्ट करके वी कैन अवॉइड दिस सेंसिटिविटी? कार्बोनेटेड फिजी ड्रिंक्स कम से कम पिएं, सिट्रस ड्रिंक एक लिमिट के अंदर पिएं। ऐसी तमाम चीज़ें जो खाने के बाद मुंह में डालने के बाद, जैसे ब्रेड है या सैंडविचेस हैं जो गमी पेस्ट सा बन जाता है, उससे अपने दांतों को महफूज रखें। क्योंकि जो नशास्ता है ये शुरू में ही इसको जो हमारा सलाइवा उसको शुगर में चेंज करता है, और शुगर दांतों के में कैविटी बनाती है, कैविटी सेंसिटिविटी की तरफ लेके जाती है। हेल्दी डाइट रखें, ऑर्गेनिक डाइट खाएं, फाइबरस डाइट खाएं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीविटामिन्स इन सप्लीमेंट्स? क्विकली प्लीज। विटामिन C, A, D, A, ये सारे विटामिन ऐसे हैं जो कि दांतों के लिए सेहतमंद और अच्छे होते हैं। हाँ, लेकिन वही बात है कि प्रॉपर मॉलेज से या किसी एक्सपर्ट से रिकमेंडेशन के बाद इनको इस्तेमाल करें, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एंड लाइक यू राइटली मेंशन्ड कि अगर आप विटामिन C का भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे सो अल्टीमेटली आपके दांतों के लिए ये नुकसानदेह होगा। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान ज़िया साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, और मौजूदा सियासी सूरत हाल में
इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें सो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ये बात कहती हैं कि पीटीआई ख़त्म हो चुकी है। सो अगर पीटीआई ख़त्म हो चुकी है तो अब क्या प्रॉब्लम है, इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे, मुल्क की सियासी सूरत हाल किस डगर पर जा रही है, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं और इसके साथ साथ तज्जियाकार भी हैं। काशिफ सलमान साहब इस वक्त शो का हिस्सा है। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपने शो के लिए वक्त निकाला। और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी एंड अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इब्राहिम लकी साहब भी इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम काशिफ साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि राइट नाउ आप मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर व्हाट वुड बी योर कमेंट, क्या आप कहना चाहेंगे? आपको कोई इस्तेहकाम आता दिखाई दे रहा है, और अगर इस्तेहकाम इलेक्शन से मशरूत है तो फिर इलेक्शंस कब होंगे? देखें जी, इस्तेहकाम की बात आपने की। इस्तेहकाम आने से पहले एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई है और वो आपने देखा है और उसके लिए काम शुरू हो गया। इलेक्शन की बात आपने की कब हो रही है, तो जो दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज भी कह रहे हैं कि 6 महीने जो हैं वो इलेक्शन आगे जा सकते हैं। पीडीएम के जो सरबरा हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनका भी कहना है 6 महीने इलेक्शन आगे कर दिए जाए। अक्टूबर से 6 महीने आगे? जी जी जी, उससे आगे। जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है, जो गालबन 14 अगस्त को हो रही है, अगर वो हो तो उसके बाद 60 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाने होते हैं, और अगर उससे एक दिन पहले ये तोड़ दें तो फिर ये 90 दिन के अंदर जो है इंतखाबात होने होते हैं। तो ये पहली कोशिश तो ये की जा रही है कि जो कट टू साइज़ वाला काम था वो तो हो गया है तरीके इंसाफ का, और वो मज़ीद जारी भी है। अब इसको कितना करना है और कहाँ तक लेके जाना है, उसके बाद इलेक्शन का ऐलान करना है। लेकिन इस वक्त जो बजट पेश किया गया उसके अंदर तो इलेक्शन के लिए जो है वो पैसे रख दिए गए हैं। तो जो पहले एक बयानिया इन्होंने ये बनाया था कि एक ही वक्त में सारा इलेक्शन होना चाहिए और सूबों के अलग ना हो, यानी पंजाब और KPK के, और एक वक्त में इलेक्शन हो, तो अब तो एक ही वक्त में सारे इलेक्शन हो सकते हैं। तो इसको मज़ीद आगे लेके जाना जो है वो एक एमरजेंसी की सूरत में, मुआशी या किसी सूरत में वो आगे करते हैं। लेकिन इसके अंदर ये तय है कि अब इलेक्शन के लिए जो है वो जमातों ने तैयारी भी शुरू कर दी है और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आगे इलेक्शन ही आने हैं। इसके अंदर ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनी है, अब वो भी चाहती है कि क्योंकि वो अभी बनी है, थोड़ा टाइम फ्रेम मिल जाए जिसके अंदर वो भी अपनी जो है, यानी वो चाहते हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा लिंगर ऑन। जितने लोग हैं वो अब इसमें यही चाहते हैं, जबकि जो तहरीक इंसाफ है वो आज भी ये समझती है कि अगर आज इलेक्शन हो जाएं तो सबसे ज़्यादा जो सीटें होंगी वो उनके पास होंगे, पॉपुलर वोट उनके पास है। और जिस तरह चेयरमैन का कहना है कि मैं किसी को भी टिकट दूंगा तो वो लोग होंगे तो वो उनके इलेक्शंस भी होंगे ना, मतलब वो लोग ही नहीं है, लोग ही उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो ये अब उनके लिए भी प्रोसेस जो है वो काफी तो ज्यादा ये भी तो कठिन हो गया है। जो छोड़ के जा रहे हैं आया वो सीटें निकाल सकेंगे, जो अगली पार्टी में जा रहे हैं, की टिकटों के अंदर नहीं जीत सके वो अपनी हैसियत में कैसे जीतेंगे? और ये तो बात, दिस इज़ वेरी मच ट्रू कि अभी जहांगीर तरीन साहब का उस तरह से वोट बैंक है नहीं, और जितने लोग यहाँ से गए हैं वो चेयरमैन PTI के नाम पर ही उनको वोट मिला था। तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इब्राहिम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक तो इनकी अपनी एक ओपिनियन थी, अपनी ऑब्जर्वेशन एनालिसिस था, आपके ख्याल में इलेक्शन को डिले करने की क्या वजह हो सकती है? अभी हुकूमत अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है, या इसके अलावा और रीजंस है, वो चाहते हैं कि इस प्रोसेस को लंबा किया जाए, मजीद PTI टूट फूट का शिकार और कुछ भी ना रह जाए, या क्या क्या है? देखें, जब आप अगर एजुकेशन में भी आप जब रिसर्च करते हैं ना, उसका एक हाइपोथेसिस होता है, उसकी लास्ट जो हिस्ट्री है, लास्ट जो रिसर्च है, उससे आगे चला जाता है ना। आप अब पाकिस्तान की सियासत का एनालिसिस करें तो आप ये देखें इस वक्त जो चैलेंजेस हैं मुल्क को, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, आपके पास जो है मुआशरत के चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी जमातें गुत्थम गुत्था हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके कंप्रोमाइज्ड हैं, खा वो इस्टेब्लिशमेंट है, खा वो जुडिशल जो है जुडिशरी है, या और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हैं। आपने इलेक्शन किस लिए कराने हैं, किस मकसद के लिए कराने हैं? वो इस मकसद के लिए कराने हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत एक स्ट्रेंथन हुकूमत हो, एक नुमाइंदा हुकूमत हो जो एक भरपूर मैंडेट लेकर पाकिस्तान को आगे लेकर चले। अब इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो चीज़ें मैंने पहले गिनवाई हैं वो तो आपकी एक बुसीदा इमारत की तरह है। अगर आप एक बुसीदा इमारत के अंदर आप LED लगा दें, सिस्टम लगा दें,
कंप्यूटराइज सब हर तरह की आसाइश आप लगा दें तो आप ये समझें कि ये इमारत जो है मजबूत इमारत हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। चाहिए क्या? चाहिए ये कि ये जो बसीदा निज़ाम है आपका, इस वक्त जो आलूदा निज़ाम हो चुका हुआ है पॉलिटिकल, इसको आपको ख़त्म करना है, स्मैश करना है, सारे सिस्टम को रीवैम्प करना है। उसके बाद आप एक अच्छी जमहूरियत लेकर आएँ, अदारों को स्ट्रेंथन करें। जब तक आपके अदारे सिस्टम रिवैम्प हो सकता है आपको क्यों नहीं हो लगता है? सकता? कैसे हो दुनिया ने सकता है? किया है ना। कैसे हो आपका सकता है? आज ईरान कहाँ पे है? अमेरिका के साथ दुश्मनी के बावजूद, सैंक्शंस के बावजूद ईरान सरवाइव कर रहा है। इसलिए सरवाइव कर रहा है कि उन्होंने अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ा। उनकी जो लीडरशिप है वो अपनी पब्लिक के साथ, अपनी रियासत कंट्री के साथ मुखलस है। आप तुर्की देख लें, तुर्की कहाँ पे था, अभी आप तुर्की कहाँ पे है? क्या हमारा मवाजना तुर्की से सर बन सकता है ऐसे सर क्यों नहीं हालात बन में? सकता? देखिए मसाइल है ना। आपको क्या चाहिए? घर के आप और हम एक घर में रहते हैं, घर का एक सरबराह है। आपकी डिमांड क्या है कि ये जो घर का सरबराह है ये सबको इक्वली ट्रीट करे, फादरली फिगर बने, सबको जो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी करे, घर को बनाए, संवारे। और घर वाले जो है, जो घर का सरबराह है, उसको फादरली फिगर समझे, उसको सपोर्ट करे जहाँ पे उसको तो यहाँ इश्यूज पर हैं। तो कोई हमारे फादरली फिगर बड़ा बनने को तैयार ही हमारे नहीं। फादरली फिगर कौन है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कोई फॉलो कर रहा है? हर एक शख्स ये कह रहा है इलेक्शन हो जाए, जो उसका उस माइंडसेट का सपोर्टर है, इलेक्शन हो जाए, आइन जी सबुताज हो गया, आइन तबाह हो गया, वो गद्दारी हो गई। ओ बाबा, आप इलेक्शन कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि रियासत आपको मुझे हेल्थ और एजुकेशन देगी, साफ माहौल देगी, पानी देगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। क्या आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहे हैं? अगर नहीं उतर रहे तो ये गद्दारी है। आप देना, मुझे हेल्थ देना जी, आप फ्री देना, एजुकेशन फ्री देना। हो सकता है हम 3 लोग अगर बैठे हैं, तीनों में से कम 2 लोगों के तो अगर बच्चे जो है वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़े होंगे ना। करना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जो एक निज़ाम 75 सालों में उसको बोसीदा किया गया, या जो भी उसमें अनासर इन्वॉल्व थे, अब मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना आसान है कि वो हम तुर्की की तरह ठीक कर लें। तो वहाँ पर तो वो इनकलाब भी आया था। देखें, आप गद्दारी करें, आप गद्दारी करें तो वो हो जाएगा, ये विसी तर कौमी मुफाद है। मैं अगर कोई बात कर लूँ पॉलिटिकल, वो मेरे पे गद्दारी। ये जो कानून की अमलदारी है उसको इक्वालिटी पे लेके आएँ। आपने तुर्की का आपने कहा, आप तुर्की के इस्तांबुल में अगर जाएं, हम पिछले दिनों इस्तांबुल में थे, तो वहाँ पे देखा कि जब उनका कू हुआ था, वो जो फलाप हुआ था, कैसे उनके लोग डट के कैसे खड़े लोग हो गए आए थे। और उन्होंने वो मर्सिडीज कार जिस पर टैंक चढ़ाया था, उन्होंने एक बस स्टॉप पर उसको जो है वो रखा वहाँ पे, उसको प्रिजर्व किया है। वो पूरी दुनिया उसको देखने के लिए आती है, और वो दुनिया और लोग शहरी भी देखते हैं। रोज़ उनको ये याद आती है कि हमारी फ़ौज ने इंटरवीन किया था पॉलिटिकल सिस्टम में, तो उसको अवाम ने मार भगाया, और ये उसकी निशानी है। तो आप मुझे बताएं, आपने इतनी इंटरवेंशन हुई पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम में, तो कितने लोगों को आपने सजाएं दी? किसी को नहीं। वाई? तो ये गद्दारी है। लेकिन सर ये मेरा नहीं ख्याल, अभी जिस तरह बहरहाल वो फिर डिबेट वो 9 मई के नेशनल गवर्नमेंट की वाकयात तरफ से अगर हम ये नेशनल करें ना, तो गवर्नमेंट वो की फिर तरफ हमारी बात किसी और तरफ चली मेरा जाएगी, जो इशारा- कि शायद हम में से कोई भी अफोर्ड नहीं, हमारा चैनल ना अफोर्ड कर सके कि हम वो बातें यहाँ पर करें। मेरा इशारा ये है, इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मुल्क इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले तमाम जमातें बैठें, एक प्लेटफॉर्म पर बैठें और एक रोड मैप तय करें। तमाम जमातों अदरवाइज इस कंडीशन में इलेक्शन होता है, ना आप कबूल करेंगे, ना मैं करूंगा, या ना ये करेंगे, तो क्या फायदा हुआ इतना खर्च? सबसे ज्यादा जिधर से रेजिस्टेंस आनी थी, जिन्हें रफर बोता पाना सी ना होते कुंडे लेना वो ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਾ ਨਾ और उन्होंने पहले बाकियां ने भी लाया सी। तो वो देख लेना। अच्छा काशिफ साहब, जिस तरह से इब्राहिम साहब फरमा रहे थे कि हर सियासी जमात मिलकर बैठना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, ये बातें फैंसी बातें हैं, मेरे ख्याल में ये सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज़, उसमें हमें होती भी मतलब लाइक मुश्किल नज़र आती हैं। नामुमकिन तो नहीं है, बट बहरहाल मुश्किल जरूर है। लेकिन एक ये चीज़ कि आने वाले इंतखाबात जब भी इलेक्शन हो, 6 महीने डिले से अक्टूबर में हो, साल बाद हो, आपको उसमें कौन सी सियासी जमात का कितना स्टेक नज़र आता है? और अदर देन दिस, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितनी परसेंटेज या कितना स्टेक आपको वहाँ पर नज़र आता है? देखें जी, जो सियासत होती है ना, इसके अंदर जो आपकी पॉपुलैरिटी होती है, वो मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, एक जैसी नहीं रहती। सियासी पॉपुलैरिटी
बढ़ती घटती रहती है। जब इनकी हुकूमत जा रही थी तहरीक इंसाफ की, तो इनकी जो उसमें कमी आई हुई थी, ये डिलीवर नहीं कर सके, उनकी मकबूलियत वापस ऊपर आ गई। अब अभी जब तो तक डिलीवर ये भी नहीं कर अब पा जब रहे तक ना। इलेक्शन होते हैं तब तक क्या सूरत हाल होती है वो तो देखना है कि उस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी कितनी रहती है। ये आज हो जाए इलेक्शन, वो पॉपुलर है अब भी हैं, उनका वोट निकलेगा, तहरीक इंसाफ का वोटर खान के नाम पे था, उधर ही वोट देगा। तो जब उन्होंने निकलना है तो वोट उन्हीं को जाना है। जहाँ तक बात हो रही थी कि मुल्क के इस्तेहकाम की और चीज़ों की, तो ये जो आप कह रहे हैं 75 साल, कभी तो चीज़ों ने ठीक होना है दुनिया तो के अंदर। ठीक करने वाले भी तो होते हैं ना, ये कोई जो घर का आपका बड़ा सरबराह होता है, उसको सारे मानते हैं। असल चीज़ नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, जो आपने इनकलाब की बात की ना, ये वैसे एक डिबेट है। सर इनकलाब माजरत क्या के होता है? साथ मैं ये बात कहना नहीं चाह रही थी, 9 मई को अगर वो वाकयात और वो तमाम चीजें, वो चेयरमैन पीटीआई का वो मामला कामयाब हो जाता ना, तो उन्होंने कहना था मैं इनकलाब ले आया। अब चूंकि वो मिसकैलकुलेशन थी सारी और कामयाब नहीं हुआ, अब वो कह रहे हैं मुज़ाकरात, हमारे तो लोग नहीं थे। सो आप इस चीज को भी अच्छा, तो मैं देखें आपको ना। एक चीज समझा रहा हूँ, इनकलाब क्या होता है। अगर आप पढ़ें, ये एक डिबेट है जिसके अंदर ये तय है कि एक निज़ाम को तब्दील करके दूसरे ताकतवर बैठ जाते हैं, ये भी एक इनकलाब ही है जो दुनिया के अंदर है। अब इसके अंदर बात यह है कि अब आपने पूछा कि आगे क्या इलेक्शन होते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है जितनी हुकूमतें आई हैं या चीज़ें हुई हैं, और आज आप मियां नवाज शरीफ के केस की बात भी करते हैं, हम फिर अदालतों से देखते हैं, वो कहते हैं यार एक बंदे को ये गलत सज़ा दी गई है और नायाली ख़त्म हो सकती है। ये किस किस्म के कानून हैं जो यानी इशराफिया के लिए कभी इस तरह हो जाते हैं, मोम की नाक कभी इस तरह घूम जाते हैं। आज वो गए हैं, वो कहते हैं सिराजुल हक साहब के 436 लोग जो थे वो पनामा के अंदर थे, तो बकाया लोगों के केसों का क्या हुआ? ये लोग आज बात कर रहे हैं। मैं आपको अपने 10 कॉलम भेज दूंगा जिसके अंदर उस जमाने से मैं ये बात करता रहा। मैंने कहा जी, जब आप एक बंदे को देते हैं बकाया के बारे में, मैंने कहा इसको तो सजा दे दी, बकाया के बारे में केस भी शुरू किया, कोई हियरिंग हुई है उसके बारे में? नहीं हुई ना। तो जब तक हम निज़ाम को इंसाफ के नीचे ही माशरे जो हैं वो पनप सकते हैं। अगर आप इंसाफ डिलीवर करना शुरू कर देंगे तो बकाया चीज़ें खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग आज भी कहते हैं जी, हम कहते हैं जी खबरें गलत हैं, मीडिया कंट्रोल नहीं होता, दुनिया ने सिर्फ एक कानून से जो है वो मीडिया को भी कंट्रोल किया, वो डेफर्मेशन का कानून है। आपकी चीज़ ठीक नहीं और किस तरह होते हैं। अच्छा सर, हमारे पास ना आखिरी 2 मिनट हैं। 1 मिनट मैं इब्राहिम साहब के लिए स्पेयर करना चाहूँगी और 1 मिनट आपके लिए। और सवाल मेरा सेम ही है कि इंतखाबात जब भी हों, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती हुई, चले इक़्तिदार में आना तो दूर की बात है, लेकिन जीतती हुई, अपनी कोई पोजीशन बनाती हुई, मेंटेन रखती हुई नज़र आएगी? और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इसकी आप कितनी स्टैंडिंग क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये है, मेरा जो एनालिसिस है उसमें ये है कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए, ना हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हालात ऐसे नहीं हैं। जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की कि उसमें क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, इस्तेहकाम पार्टी का क्या होगा, इस्तेहकाम पार्टी का क्या होगा। देखिए, इस वक्त तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी नेगेटिव रेटिंग में है उसकी, पाकिस्तान में भी, आउटसाइड भी। दूसरी चीज़, इस्तेहकाम पार्टी, देखें इस्तेहकाम पार्टी आप समझ लें कि चूचू का मरबा है, उनमें से किसी का वोट बैंक नहीं है। कोई एक आध शायद हो सकता है कोई इलेक्टेबल ऐसा हो जिसकी अवाम में ग्रास रूट हो, वोट इमरान खान का ही है। लेकिन वोट इमरान खान का है, उस उनका पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि बाकी पार्टीज भी अपनी अपनी जगह पे उनका एक वोट बैंक है, ये है। इस इस्तेहकाम पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, देखें आप इमरान खान को एलिमिनेट करने की बजाय आप उसको सियासी, हमें इजाजत नहीं नाम लेने की, चेयरमैन पीटीआई। अब चल कासिम के अबू, देखें कासिम के अबू, टेरियन के अबू कह लें, टेरियन पे तो नहीं कोई एतराज ना, हाँ, टेरियन के मुबैना अबू जो हैं, देखें उनका जो पॉपुलैरिटी है अभी वो नेगेटिव रेटिंग में है, ठीक है। बाकी मुस्लिम लीग नून की पोजीशन अच्छी है, उनकी अच्छी है, पीपल्स पार्टी की अच्छी है, बाकी तो रीजनल है ना, JUI वगैरह हो गई। लेकिन आपने अगर कासिम के अबू को या टेरियन के मुबैना अबू को अगर एलिमिनेट करना है तो पॉलिटिकली करें, अदर मीन्स आप करेंगे तो ये मुल्क के लिए नॉट द राइट वे, मुल्क के लिए अच्छा नहीं, मुल्क के लिए अच्छा नहीं। आपने फर्स्ट देखिए, आप पहले पाकिस्तानी बने ना, फर्स्ट पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक। कासिम के अबू इज नॉट इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकल सिस्टम
स्ट्रेंथन लेकिन अगर आपने किसी को, वो वही बात है ना, एलिमिनेट भी करना है, सिस्टम से आउट रखना है, तो उसका भी एक सियासी तरीका होना चाहिए, जो एक आउट ऑफ द वे जाके, आपने पहले आउट ऑफ द वे जाके एक जमात बनाई, अब आप आउट ऑफ द वे जाके बाकी आपके पसंदीदा लीडर जो है वो गालबन 23 सितंबर को पाकिस्तान मुमकिन है कि आ जाए। ये मेरे प्रोड्यूसर साहब का एक सवाल है कि इस्तेहकाम का जरा मतलब बताएं। उनके बकौल इस्तेहकाम को इंग्लिश में हम एस्टैब्लिशमेंट ही कहेंगे। इस्तेहकाम का मतलब, तो ये नहीं, इस्तेहकाम का बुनियादी तौर पर जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी, इस वक्त जो पाकिस्तान का निज़ाम अनस्टेबल हुआ है ना, उन्होंने कहा कि अच्छा ये इंसाफ था, नहीं इंसाफ का तो कुबारा हो गया ना, अब इसको हम एक अवाम को थोड़ा अट्रैक्ट करें कि हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल कर सकते हैं, हम वो उस तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। स्टेबल कैसे करना है? स्टेबल करने के लिए आपका हुकूमत में आना या एटलीस्ट कोई अक्सरियत वगैरह हासिल करना, 4-5 बंदे उनके जीत जाएंगे, वो प्रेशर गेम में आ जाएंगे, वो बस इतना ही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा काशिफ साहब, मैं आपसे भी यही मतलब सवाल मेरा ये है कि आपको आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई, आपको लगता है कि कोई अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाएगी? इंतखाबात में उतरते कैसे हैं, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। आपने रिंग में जाना, आप पूछ रहे हैं यार ये स्कोर पढ़ कर पाएगा, खेल पाएगा, या ये कैसा खेलेगा, तो अभी तो देखना है कि पिच की क्या सूरत हाल होती है। आप ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं, आपकी पार्टी रहती भी है या नहीं रहती? किस हालात के अंदर आप जाते हैं, आप टिकटें दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, आपके लोगों को इजाजत होती है, नहीं होती है। -1% शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो मोस्ट लाइकली ही इज गोइंग टू रन द पार्टी। मैंने पीछे एक लिखा तज़किया, मैंने कहा जी जो लोग 4 दिन जो हैं वो चेयरमैन के बगैर लॉन्ग मार्च ना चला सके, वो पार्टी क्या चलाएंगे? जब गोलियां लगी उसके बाद 4 दिन ही तकरीबन चला होगा, और 2 जगह से, एक जगह से शाह महमूद कुरैशी और दूसरी जगह से असद उमर जो हैं वो लॉन्ग मार्च लेके निकलते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, मैं उसके साथ रहा। तो ये एक तयशुदा बात है कि जितनी वो पार्टी है और जिसके गिर्द है, लोग आए या गए उससे फ़र्क नहीं पड़ा। अब आया सियासी तौर पर जो हैं वो अगर चेयरमैन डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और वो किसी को नहीं देते जगह अपनी, मियाँ साहब हुए, मियाँ साहब ने पाकिस्तान पार्टी, क्योंकि हम जहांगीर तरीन साहब की भी साथ बात करें, उनका वोट बैंक बहरहाल कोई नहीं है। वोट बैंक तो एक बंदे का था ना जब वो उसके साथ भी मुंसलिक थे। सो आपको क्या लगता है कि आने वाले इंतखाबात में उनकी पोजीशन आप कैसी देख रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस वक्त इस्तेहकाम पार्टी में हैं वो आप देखें कि बड़ा पीटीआई के लिए एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर भी साथ साथ छोड़ते जा रहे हैं। सो एक तासुर ये आ रहा है कि वो वोट बैंक उधर से लेना चाहते हैं, लेकिन वो अभी अपेरेंटली रहना इस पार्टी में चाहते हैं। अच्छा जी, वो जितना मर्जी लेना चाहते हो, वहाँ का वोटर जो सपोर्टर है वो इनको वोट और सपोर्ट नहीं करेगा। एक चीज़ इसके अंदर ये है कि अब मैंने इनको एक मशवरा दिया था कि इनको चाहिए कि ये एक अवामी जो अपनी कुव्वत का मुजाहरा है, कहीं जलसा जुलूस करके बताएं, हमें पता लगे कौम को कि इनके साथ कितने लोग हैं। जो है वो टाइम जो है वो बाय किया जा रहा है। थैंक यू सो मच काशिफ सलमान साहब एंड इब्राहिम लकी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे।